अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ईरान ने अमेरिका इजराइल को स्कूल और यूनिवर्सिटीज पर हमले के लिए माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था और उसके लिए समय सीमा भी तय की थी। माफी न मांगने पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी और स्कूल को टारगेट करने की धमकी दी थी। जब अमेरिका की तरफ से ऐसा नहीं किया गया तो फिर ईरान ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। यानी वक्त खत्म होते ही ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटी को निशाना बना डाला। सुलेमानिया में मौजूद यूनिवर्सिटी में देर रात हुए हमले के बाद धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया। वीडियो में देखिए, दूर से ली गई इन तस्वीरों में सिर्फ धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने मिनाब में स्कूल और तेहरान में यूनिवर्सिटी पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था और उसी के बाद दुश्मन देशों को माफी मांगने के लिए अल्टीमेटम दिया था। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में सुबह ड्रोन से बारूदी प्रहार किया। एक के बाद एक कई ड्रोन हमले कैमरे में कैद हुए और धमाकों के बाद आग की लपटें निकलती हुई दिखाई भी दी हैं। हमला कर ईरान ने बता दिया है कि वो जो कहेगा करके भी दिखाएगा। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, हमले और भी भीषण होते जा रहे हैं। अब अमेरिका ने ईरान को 2000 पाउंड यानी 900 किलो से ज्यादा के बम से दहला दिया है। सुपर पावर अमेरिका का यह हमला ईरान के इस्फहान पर हुआ, जो ईरान के लिए सबसे अहम जगहों में से एक है और यही परमाणु संवर्धन से जुड़े ठिकाने भी मौजूद हैं। इस्फहान में नतांज परमाणु संयंत्र जैसे बड़े परमाणु केंद्र और कई सैन्य बेस मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिका इस हमले के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना चाहती है। अब अमेरिका ने जब इस्फहान पर इतने बड़े बंकर बम से हमला किया तो वहां हुए धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दी है। इस्फहान में एक बड़े हथियार गोदाम पर हुए हमले से जुड़ी हुई जो तस्वीरें सामने आई वो बता रही हैं कि अमेरिका ने कैसी तबाही मचाई है। धमाकों से आसमान लाल हो गया, आग और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस्फहान के हथियार डिपो को पूरी तरह नष्ट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। हमले से जुड़ी हुई तस्वीरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की। 24 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी कि अगर ईरान नहीं झुका तो जोरदार हमले किए जाएंगे। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकतों को जमीन के अंदर टनल में रखा हुआ है और अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि ये बम जमीन के काफी नीचे बने कंक्रीट के ढांचों को भी भेद सकते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के बाद इस्फहान को निशाना बनाया था। बंकर बस्टर बम अमेरिका का वो ब्रह्मास्त्र है जो जमीन में बने बंकरों, मजबूत कंक्रीट ढांचों, सुरंगों और पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। बस्टर बम सैकड़ों किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम होता है और इसकी वजह से दुश्मन के ठिकाने तबाह होने से बच नहीं पाते हैं। इसके अलावा इसकी कई खासियत भी हैं। बंकर बस्टर बम की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई करीब 20 फीट होती है यानी करीब 6 मीटर। अगर इसके वजन की हम बात करें तो बंकर बस्टर बम का वजन 13,600 किलोग्राम के करीब होता है। 2000 से 2400 किलो वॉरहेड ले जाने की वजह से इसे अमेरिका का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। बम भारी वजन और मजबूत स्टील की नाक की वजह से गहराई तक घुसते हैं और 200 फीट तक मिट्टी के अंदर जाकर 18 मीटर तक मजबूत कंक्रीट के ढांचों को ये भेदने की क्षमता रखते हैं। जीपीएस और आईएनएस से लैस होने से बहुत सटीक लक्ष्य भेदने में मदद करता है। इतना भारी होने के कारण बंकर बस्टर बम को B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से गिराया जाता है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बयान दिया है। ईरान जंग में हम जीत के करीब हैं, ये पीट हेग्सेथ कह रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं। आने वाले दिन निर्णायक होंगे। ईरान समझदार होगा तो समझौता करेगा, ट्रंप कभी भी पीछे नहीं हटते। ये रक्षा मंत्री हेग्सेथ का बयान। ईरान की राजधानी तेहरान पर कल रात इजराइल की तरफ से जोरदार हमले हुए जो आज सुबह युद्ध के 32वें दिन भी नहीं रुके। अटैक से पूरा तेहरान धुआं धुआं हो गया। हर तरफ से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में आज सुबह भारी बमबारी की गई। एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। पूरा आसमान घने काले धुएं के गुबार से घिर गया। कई किलोमीटर तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। तौहीद स्ट्रीट पर हुए इस हमले में एक 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। हर तरफ मलबा ही मलबा फैला है। इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग अब खतरनाक मोड़ पर है। हालात दिन ब दिन और ज्यादा खराब हो रहे हैं। तेहरान में इजरायली हमले के बाद आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। 1 महीने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान हैं। लोग डरे हुए हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के साथ जारी जंग के 1 महीने से ज्यादा खिंचने के बाद अब ट्रंप
चौधरी की बजाय बिजनेसमैन वाली बुद्धि से जंग को खत्म करने की कोशिश में है, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में अब तक करीब 35 अरब डॉलर फूंक चुका है। दुनिया में आए ऊर्जा संकट का दाग लगा चुके हैं। अब ये दाग नहीं लगाना चाहेंगे तो इसकी भरपाई वो खाड़ी देशों से चाहते हैं। मतलब ट्रंप अब वॉर के साथ साथ वसूली मोड में भी आ गए हैं। इसका खुलासा भी खुद व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया है। इशारा साफ है, ट्रंप अपना पैसा दूसरे की हिफाजत में यूं ही नहीं फूंक रहे हैं, क्योंकि युद्ध में अमेरिका का 35 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुका है। पेंटागन के मुताबिक रोजाना 1 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो रहा है। जंग में खर्च के अलावा अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, रडार, अवाक्स विमान तक का नुकसान करा चुका है। और अब ट्रंप का नुकसान की भरपाई सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन, इराक और कतर से करवाने के मूड में है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि ये ट्रंप का एग्जिट प्लान भी हो सकता है, जिसमें पैसे मिल गए तो ठीक, और नहीं मिले तो इसी बहाने वो युद्ध से हाथ पीछे खींच लेंगे। युद्ध में अमेरिका के बेतहाशा हो रहे खर्च को लेकर अमेरिकी जनता तो ट्रंप के खिलाफ है ही। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर ईरान युद्ध से पैसा बनाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रोकर के जरिए पीट डिफेंस ETF में एक बड़ा निवेश कराने के चक्कर में थे, जिसके बाद माना जा रहा है कि पीट को ईरान युद्ध की पूरी जानकारी थी। वो जानते थे कि युद्ध होते ही रक्षा उत्पादन बढ़ेगा और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर चढ़ जाएंगे। इसीलिए वो अपने एक ब्रोकर के जरिए ब्लैक रॉक नाम की एक निवेश कंपनी से एक डिफेंस यूनिट में निवेश कराने वाले थे, जिसका साफ मतलब है कि वो ब्रोकर और पीट दोनों को ही ईरान युद्ध की पूरी जानकारी थी और वो आपदा आने से पहले इसमें अवसर तलाश चुके थे। हालांकि पेंटागन ने इस मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता शीन पार्नेल के मुताबिक ये आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। न तो सचिव हेग्सेथ और न ही उनके किसी प्रतिनिधि ने ब्लैक रॉक से ऐसे किसी निवेश के बारे में संपर्क किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्लैक रॉक कंपनी निवेश करने को तैयार बैठी थी, उसने चुप्पी साध ली है, जिससे पेंटागन का दावा भी सवालों के घेरे में है। ईरानी राजदूत की अमेरिका को चुनौती। बड़ी खबर इस समय की, अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन पर बोले अमेरिकी सैनिकों का स्वागत है। यहाँ आकर यूएस सैनिक भाग नहीं पाएंगे, फाइटर जेट्स की तरह वो भाग नहीं पाएंगे। ये देखिए, ईरान की तरफ से ये अब जवाब अमेरिका को दिया गया है। टैंकर पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया और इसके बाद टैंकर के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचने के साथ साथ आग लग गई। टैंकर में 20 लाख बैरल तेल भरा हुआ था और ये हमला तब हुआ जब ऑयल टैंकर अल सालमी दुबई में जेबेल अली बंदरगाह पहुंचा था। हालांकि हमले के बाद लगी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन तेल रिसाव से होने वाले असर का खतरा अब जताया जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि बंदरगाह पर कुवैत के तेल टैंकर अल सलामी में कितनी भीषण आग लगी थी। बताया ये भी जा रहा है कि ईरान ने इस तेल टैंकर पर ड्रोन शाहिद से हमला किया। ईरान का दावा है कि हमले में टैंकर बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमले के बाद एशियाई बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर इसी तरह तेल टैंकर पर हमले हुए तो दुनिया भर में नया संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद वायु प्रदूषण तेजी से फैलेगा, समुद्री जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा, समुद्री जीवों के इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। तेल के विषैले यौगिक का असर इंसानों पर भी दिखेगा। मतलब साफ है, समंदर में तेल रिसाव का असर सिर्फ समुद्री जीवों पर ही नहीं, समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। इस तरह से हमले पॉकेट ही नहीं, सेहत भी खराब कर देंगे। महायुद्ध में धमकी दोनों ओर से दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने वाली सबसे बड़ी धमकी दी थी, लेकिन ईरान पर उसका कोई असर हुआ नहीं। उल्टे ईरानी सेना की ओर से जब टांग काट लेने वाली धमकी दी गई है, और उसने कहा है कि ईरान की जमीन पर पैर रखने वाले किसी भी हमलावर की वो पैर काट देगा और दुश्मन को ईरान की जमीन पर पैर रखने की खौफनाक सजा मिलेगी। ईरान की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें जमीनी लड़ाई की तैयारियों को दिखाया गया है। वीडियो जारी कर ईरान ने सीधे सीधे ट्रंप को संदेश दिया है कि वो किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। हालांकि अमेरिका का साफ साफ कहना है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे सजा देने के लिए सभी विकल्प मौजूद हैं। युद्ध का पूरा 1 महीना हो चुका है और ऐसे में सवाल है कि अमेरिका, इजराइल ने पाया क्या इस युद्ध से और ईरान ने क्या खोया है। हालांकि अब तक की इस जंग में एक बात तो साफ है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान को कमजोर समझना एक बड़ी भूल साबित हो रहा है। अब ऐसे में प्रेशर और डिप्लोमेसी का क्या खेल चल रहा है वो आपको मैं समझाती हूँ। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के लिए 15 सूत्रीय प्लान लेकर आए और इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी 5 शर्तें रख दी, जबकि इजराइल आक्रामक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई पर अड़ा हुआ है। वहीं हॉर्मुज को लेकर अमेरिका लगातार सैन्य रणनीति तैयार कर रहा है और उसके जवाब में ईरान
हॉर्मूज पर अपनी किलेबंदी को और मजबूत कर रहा है, तो वहीं इजराइल हॉर्मूज के किलेदारों यानी हॉर्मूज पर तैनात ईरानी लीडर्स को एलिमिनेट कर रहा है। अमेरिका की अब ईरान के आइलैंड पर नजर है। खार द्वीप पर कब्जे की तैयारी, तो वहीं ईरान भी प्रॉक्सी नेटवर्क से यूएस ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजराइल इन ईरानी प्रॉक्सी नेटवर्क का जवाब दे रहा है। अमेरिका अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एस्केलेशन नीति अपना रहा है। इसका मतलब युद्ध के भौगोलिक दायरे को बढ़ा रहा है। वहीं इजराइल लगातार हमलों से ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला बोल रहा है। अमेरिका को ईरान में यूरेनियम की तलाश है और इसके जवाब में ईरान लंबी लड़ाई को पूरी तरह तैयार है, जबकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह करना चाहता है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो देशों को ट्रंप की बड़ी धमकी, आपको अपने लिए खुद लड़ना होगा, आपने मदद नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। हॉर्मूज के लिए ट्रंप ने नेटो देशों से मदद मांगी थी, लेकिन नेटो देशों ने मना कर दिया था और इसके बाद अब ये ट्रंप की धमकी, जिसके पास तेल नहीं वो यूएस से खरीदे। अगली खबर का रुख करेंगे। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ईरान ने दुश्मन देशों के लिए हॉर्मूज को बंद कर दिया है और इसके बाद देखते ही देखते हॉर्मूज पर सैकड़ों जहाजों की कतार लग गई। इसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो आप देखिए। आप जहाजों की गिनती शुरू करेंगे लेकिन रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि सैकड़ों विशाल टैंकर एक के पीछे एक खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि समंदर में ट्रैफिक जाम लग गया है। ये सिर्फ वो टैंकर हैं जो उनकी पोजीशन में दिख रहे थे। हॉर्मूज में ना जाने कितने जहाज हैं जो पिछले 30 दिनों से फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यह हैरान कर देने वाला वीडियो साफ दिखाई देता है कि हालात सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली हर रोज 100 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते थे, लेकिन अब मुश्किल से मुट्ठी भर। कल्पना कीजिए, सैकड़ों विशाल जहाज लाखों बैरल तेल लेकर खड़े हैं। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई पीछे नहीं हट पा रहा। तो इन देशों का क्या होगा जहां ये तेल और गैस पहुंचनी है, क्योंकि हॉर्मूज से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति का रास्ता है। मिडिल ईस्ट की जंग में हॉर्मूज ट्रंप के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में आए ऊर्जा संकट की वजह यही हॉर्मूज है, जहां से तेल गैस के टैंकर ईरान के रहमो करम पर ही निकल पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ हॉर्मूज ही नहीं, दुनिया के 2 और समुद्री रूट युद्ध की जद में आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस जंग में अब ईरान के समर्थन में हुती ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत बीती रात इजराइल पर मिसाइलें दागने के साथ ही हो गई। पर ये सिर्फ एक ट्रेलर भर है। असली खतरा है हॉर्मूज के साथ ही दुनिया के 2 और कारोबारी समुद्री रूट तक युद्ध का दायरा बढ़ना। पहला बाब अल मंडेब, यमन के तट के पास मौजूद इस रूट पर अब हुती विद्रोहियों ने हमला शुरू कर दिया है, और दूसरा है स्वेज नहर। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली ये नहर भी यमन और ईरान की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में यदि युद्ध का दायरा बढ़ा और हॉर्मूज के साथ ही यदि बाकी के दोनों रूट भी युद्ध की चपेट में आ गए, तो दुनिया में तेल गैस की सप्लाई सीधे 50% तक कम हो जाएगी। सोचिए, हॉर्मूज ने ही दुनिया की वो हालत कर दी है कि मौजूदा ऊर्जा संकट के गुनहगार ट्रंप प्रतिबंध हटाने वाला मरहम बांटने में जुटे हैं। यदि तीनों रूट बंद हो गए तो फिर क्या होगा? पहला और प्रमुख रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो इस समय जंग की चपेट में है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। यहाँ से दुनिया में 20% से ज्यादा तेल और गैस सप्लाई किया जाता है। हॉर्मूज के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तेल और गैस सप्लाई की जाती है। दूसरा प्रमुख रूट अगर हम बात करें तो ये कारोबारी रूट बाबल मंडेब से गुजरता है। लाल सागर के एक छोर पर स्थित है। ये जगह यमन के तट के पास है और इस पर हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है। बाबल मंडेब से होकर दुनिया की लगभग 10% तेल और गैस की सप्लाई होती है। तीसरे रूट की अगर हम बात करें तो वो सुएज नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 193 किलोमीटर लंबी ये नहर यूरोप और एशिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट है। इस नहर के जरिए तेल गैस के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सप्लाई की जाती है। इन तीनों से करीब 50% तेल गैस की सप्लाई होती है। इसकी जंग के बीच पाकिस्तान खुद गहरे संकट में फंसता नजर आ रहा है। तेल गैस की किल्लत, लंबी कतारों के बाद अब सख्त कानून लागू कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस जंग में शांति दूत बनने का दावा कर रहा है, जबकि लगातार बेइज्जती पर बेइज्जती पाकिस्तान की हो रही है। पहली बेइज्जती, तुर्की जाने के लिए तेल नहीं। दूसरी बेइज्जती, ईरान ने मध्यस्थता का दावा खारिज किया। और तीसरी बेइज्जती, संकट की स्थिति और तेल गैस पर चोरी। जो पाकिस्तान अब तक ढिंढोरा पीट रहा था कि वो ईरान इजराइल जंग के बीच शांति दूत बनने जा रहा है, वो अब खुद के देश में तेल गैस चोरी पर कानून बना रहा है। यानी तेल संकट ने पाकिस्तान का गुबार फोड़ दिया। तेल गैस संकट पर जो कानून बनाया है उसके तहत चोरी पर 14 साल तक की सजा होगी, 3 करोड़ का जुर्माना होगा। तस्करी और भंडारण करने पर 10 साल तक की सजा होगी। पाइपलाइन अटैक पर सख्त कार्रवाई होगी और बिना वारंट के आरोपी की गिरफ्तारी का अधिकार होगा।
दावा बड़ा है लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और है। पाकिस्तान में गैस सिलेंडर गायब है, पेट्रोल डीजल के लिए लंबी कतारें हैं और खाड़ी से आने वाले सामान की किल्लत है। सिर्फ 4 दिन की बिजली बची है। अब सोचिए कि किस आधार पर इन हालातों के बीच भी पाकिस्तान खुद को शांति दूत के तौर पर पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने संकट को देखते हुए सख्त कानून भी ला दिया, लेकिन जंग लंबी चली तो पाकिस्तान में हालात और बिगड़ जाएंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान में अकाल जैसे हालात हैं और इसीलिए वो बेचैन है। इजराइल पर ईरान का हमला जारी है। तेल अवीव और वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल के हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। धुआं और बर्बादी वहां पर जो निशान उसने छोड़े हैं वो बता रहा है कि ईरान कैसे इजराइल के एयर डिफेंस को भेद रहा है और पूरे शहर को धुआं कर रहा है। इन जलती गाड़ियों को देखिए कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। ईरान के क्लस्टर बम ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है। हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। ईरान के क्लस्टर बम लगातार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रहे हैं। देखिए कैसे इस मकान के ऊपर बम गिरता है, उसके बाद जोरदार धमाका होता है। मकान का बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाता है। तेल अवीव के ऊपर ईरान का हमला लगातार जारी है। देखिए यहाँ बम गिरा है, वहाँ सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा बन गया है और जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है वहाँ गाड़ियाँ कैसे जल रही हैं। हर तरफ धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल के मध्य क्षेत्र में कार के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ईरान कैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रहा है और काफी गहरे जख्म दे रहा है। अगर युद्ध लंबा खींचा तो तबाही इससे कई ज्यादा गुना होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी सैन्य रणनीति और आक्रामक कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में बनाए गए बफर जोन को बढ़ाने का आदेश दे दिया है और इसके बाद लिटानी नदी तक आईडीएफ का कब्जा होगा, जिसके बाद लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना की मौजूदगी नजर आ रही है। नेतन्याहू के सुरक्षा बफर जोन बढ़ाने का मकसद उत्तरी सीमा की किलेबंदी को और मजबूत करना है। हिजबुल्लाह से चल रहे संघर्ष के बीच नेतन्याहू ने लेबनान में सुरक्षा बफर जोन को बढ़ाने का फैसला लिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अब अपनी उत्तरी सीमा पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब लेबनान बॉर्डर पर लगातार झड़पें हो रही हैं, हालात और बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। दरअसल बफर जोन बॉर्डर के पास बनाया एक सुरक्षा क्षेत्र होता है। इसका मकसद दुश्मन को दूर रखना और हमले रोकना है। इसमें सेना का कंट्रोल रहता है या इसे खाली भी रखा जाता है। वहीं नेतन्याहू के बफर जोन बढ़ाने के फैसले से तनाव और बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो सकते हैं। ईरान के साथ ही लेबनान के साथ युद्ध कर रहे इजराइल ने अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की शुरुआत करने का संकेत दे दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते दिनों लेबनान के लितानी नदी तक इजराइल के बॉर्डर को बढ़ाने का आदेश दे दिया है, जिसने ईरान समेत फिलिस्तीन के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि लितानी नदी इजराइल की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर लेबनान में बहती है। 22 मार्च को आईडीएफ ने लितानी नदी पर बने अल कासमिया ब्रिज को उड़ा दिया था। ब्रिज टूटते ही दक्षिणी और उत्तरी लेबनान का संपर्क मार्ग टूट गया था और इसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर लितानी नदी तक सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां सुरंग और बंकर्स में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया गया। अब इजरायली सेना लितानी नदी तक के इलाकों को कब्जे में लेकर एक खाली बफर जोन बना रही है। हालांकि यूएन ने पहले भी हिजबुल्लाह को नदी पार किसी तरह की झड़प न करने का निर्देश दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने बात नहीं मानी और नदी के पार पहुंचकर अपने हमले जारी रखे और मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन के लॉन्चिंग पैड्स तक बनाए, जिसका खामियाजा लेबनान और अपनी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन खोकर भुगतेगा। ईरान जंग के बीच इजराइल ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हमले में दोषी फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा मिलेगी। इजराइल की संसद ने इससे जुड़ा एक कानून पारित किया है, जिसके तहत सैन्य अदालतों की ओर से घातक हमलों के दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा अनिवार्य कर दी गई है। जिसके बाद इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने जोरदार जश्न मनाया। इतामार बेन ग्वीर इजराइल के संसद में शैंपेन पीकर जश्न मनाते देखे गए। उसके साथ इस फैसले में समर्थन में कई सांसद भी खड़े दिखे। इजराइल की संसद ने सोमवार को ये कानून पास किया गया, जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट में जानलेवा हमलों में दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा होगी। कानून में ये भी अनिवार्य है कि फांसी की सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर ही दी जाएगी। नए कानून में क्षमादान का प्रावधान नहीं है। सैन्य अदालतों के पास पहले से ही मृत्युदंड देने का अधिकार था, लेकिन ऐसी सजा कभी लागू नहीं की गई थी। नए कानून के तहत 9000 फिलिस्तीनियों को फांसी हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगियों से इस कानून को लागू करने का वादा किया था। हालांकि इजराइल के डेमोक्रेट सांसद इसे अनैतिक और मानवाधिकार का उल्लंघन वाला कानून बता रहे हैं।
दिल्ली का त्रिनगर वो इलाका जहां हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था, लेकिन इस पलायन की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ हिंदू लोगों ने सुअर पालना शुरू कर दिया तो घरों के बाहर वराह की तस्वीरें लगा दी गई, जिसके बाद अब आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली का माहौल न बिगड़ जाए। और उसी आशंका के चलते दिल्ली का त्रिनगर छावनी में तब्दील कर दिया है। सीआरपीएफ की प्लाटून के साथ ही आरएएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर नजर है ताकि कोई स्थिति ना बिगाड़ पाए। किसी भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है इसके अलावा चारों कोने में ये आरएएफ की फोर्स है। ये देखिए कितनी कंपनी, अगर हम बात करें कई प्लाटून जो है यहाँ पर आरएएफ की फोर्स है। दिल्ली का त्रिनगर वो इलाका जहां हिंदुओं की आबादी करीब 3 लाख है, लेकिन वहां हिंदू डर के साए में जी रहा है और इसी वजह से पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई। लेकिन जब जी मीडिया ने उन हिंदू परिवारों से बात की तो उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। हिंदुओं का आरोप है कि ये लोग धीरे धीरे सोसाइटी में घुसते हैं और फिर अपने पहले से बनाए प्लान को शुरू कर देते हैं और इसलिए उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए वराह के पोस्टर लगाए गए हैं। वराह भगवान की जो फ्लैक्स लगे हैं, ऐसे कई फ्लैक्स लगे हैं और ये सारा विवाद जो है। जी मीडिया से बात में हिंदुओं ने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी हिंदू लड़कियों पर कमेंट के साथ ही मुसलमान के लड़के कलाबा पहन लेंगे, टीका कर लेंगे, नाम रखेंगे हिंदू वाले, तो गुमराह करके जब लड़कियां को सामूहिक कर लेते हैं अपनी तरफ। उनको चलते फिरते कमेंट्स पास करते हैं, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं उनके सामने, तो ये तो गलत है ना। इतनी हिम्मत है, इतनी आर्मी हमारी यहाँ खड़ी है, ऊपर 3 लेडीज खड़ी थी इस मकान में और मैं ऊपर देख रही तो मेरे को ये कह रही है मतलब बाद में देख लेंगे। ये वो सच है जो हिंदू कैमरे पर बता रहे हैं और उस सच से माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़े किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। यहाँ डोनर के जरिए नहीं बल्कि पैसे के दम पर किडनी खरीदी बेची जाती थी। शहर के 3 बड़े अस्पतालों के इस धंधे में शामिल पाए जाने की सूचना मिलते ही एसटीएफ, विजिलेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने यहाँ पर छापा मारा है। तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस को देखते ही अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से जुड़े मेडिकल स्टाफ फरार हो गए। हालांकि वार्ड में किडनी बेचने वाले कुछ लोग जरूर टीम के हत्थे चढ़ गए जिन्होंने पैसे के लिए अपने किडनी बेचे थे। मामले का खुलासा पैसे के लेन देन में विवाद की वजह से हुआ, जहां पीड़ित ने तय कीमत से कम पैसे मिलने पर पुलिस को जानकारी दे दी। कितना पैसा अभी दिए नहीं, मतलब कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल रखा था कितना? 4 लाख। पुलिस ने छानबीन में पाया कि ये रैकेट शहर के 3 बड़े अस्पतालों आहूजा, मेड लाइफ और प्रिया हॉस्पिटल में सक्रिय था, जो 90 लाख तक में बड़े लोगों को किडनी उपलब्ध कराता था, लेकिन इसके बदले गरीब डोनर को 4 से 10 लाख की दिए जाते हैं। मामला सामने आने के बाद अब 3 अस्पतालों पर कार्रवाई तय है। बिहार में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसके बाद बिहार से घुसपैठियों को डिटेक्ट कर डिटेन किया जाएगा और फिर डिपोर्ट। बिहार में घुसपैठ पर अब सख्ती बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिया है, राज्य में रह रहे घुसपैठियों को तुरंत पहचान कर वापस भेजा जाए। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये संकल्प ले चुके हैं। हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। हम कृतनिश्चयी है कि एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और अब गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस अभियान को प्राथमिकता देने को कहा है, जिसके बाद निर्देश ये है कि पहचान के बाद सभी लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी और उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी एंट्री ना हो सके। इस काम के लिए हर जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो हर महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में इस समस्या को ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। ये मिशन यूपी में ऑपरेशन टॉर्च की तर्ज पर चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि बिहार में योगी वाला ऑपरेशन टॉर्च कब तक घुसपैठियों को सफाया कर पाएगा। ईरान युद्ध के कारण भारत की तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है और इस बीच राहत की एक बड़ी खबर हमें मिली है। भारत ने अरब सागर में अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस की सप्लाई सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इस प्रोजेक्ट को ओएनजीसी ने किसी मिशन मोड की तरह पूरा किया है।
करीब $1 अरब की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को टेंडर मिलने के महज 2 साल के अंदर शुरू कर दिया गया है। 29 मार्च 2026 को प्लेटफॉर्म B12-24P से गैस की सप्लाई शुरू हुई, जिसे सीधे गुजरात के हजीरा प्लांट भेजा गया है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन करीब 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस बताई जा रही है। जंग के बीच घरेलू स्तर पर गैस उत्पादन बढ़ना भारत के लिए किसी रणनीतिक जीत से कम नहीं है। ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत की घरेलू गैस उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, ऊर्जा सप्लाई को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनाएगा, वैश्विक संकट के बीच सप्लाई शॉक से बचाव होगा। इस प्रोजेक्ट से निकलने वाली गैस का सीधा फायदा आम आदमी और उद्योगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एलपीजी संकट की अफवाहों और गैस की जमाखोरी के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त है। कालाबाजारियों पर प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है और शहर शहर छापेमारी हो रही है, जिसका नतीजा है कि बड़े पैमाने पर जमाखोरों की यहां गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि आम आदमी को पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी गैस आसानी से मिलती रहे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक महीने के अंदर 17,000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। 17 जमाखोर गिरफ्तार भी हुए हैं। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी कीमत पर ना हो पाए। इसको लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम भी उठा लिया है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के संकट की अफवाह फैलाने वालों और काला बाजारों पर प्रदेश में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अफवाह गैंग और मुनाफाखोरों पर पुलिस की पैनी नजर है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक के लिए अब तक 17,581 जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। इस विशेष अभियान में अभी तक 222 एफआईआर दर्ज की गई और कार्रवाई के दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। सिलेंडर के संकट की अफवाहों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त है और उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत न आए। कई बार चेतावनी देने के बाद भी सिलेंडर के जमाखोर और कालाबाजारी सुधर नहीं रहे हैं। प्रशासन ने अब अपना एक्शन तेज कर दिया है। एमपी से लेकर राजस्थान तक जगह जगह छापेमारी की गई। एमपी के भोपाल में 50 सिलेंडरों से भरी एक मिनी ट्रक को पकड़ा गया है और सिलेंडरों से भरा मिनी ट्रक गैस एजेंसी के गोदाम में होना चाहिए, लेकिन वो कोलार रोड इलाके के घर के अंदर छिपाकर खड़ा किया हुआ था। ये देखिए, ये इंडियन गैस की ये गाड़ी है और ये इस पर लिखा हुआ है सिद्धार्थ इंडियन। ये देख लीजिए, और ये तो जखीरा है। राजस्थान के अलवर में प्रशासन ने इसराइल खान के परिसर से 15 गैस सिलेंडर बरामद किए। इसमें 14 घरेलू और एक कमर्शियल सिलेंडर भी शामिल है। नाम मिश्रा जी, तो ये सिलेंडर क्यों रख रखे तूने घर में? सिलेंडर रख रखे परिवार के, ये सारे के सारे हैं इतने सिलेंडर। राजस्थान के जयपुर में भी गैस माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई। रिफिलिंग करते हुए 74 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं मकराना शहर में भी रसद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 25 सिलेंडर जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बताया ये जा रहा है कि इस मकान के पास खुदाई हो रही थी और इससे इसकी नींव कमजोर हो गई थी, जिसके चलते ये 2 मंजिला मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि मकान देखते ही देखते ढह गया, जिसके चलते आसपास हड़कंप मच जाता है। हालांकि इस मकान के गिरने की आशंका लोगों को पहले से हो गई थी, इसलिए इस मकान से लोगों को हटा लिया गया था। हादसे के वक्त एक मजदूर मलबे की चपेट में आ गया था, जिसे सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मकान के पास में खुदाई का काम चल रहा था, जिससे मकान की नींव कमजोर हो गई थी और फिर बारिश, दीवारों में दरारें पड़ने से ढांचा कमजोर होकर भरभरा कर गिर गया।